जेरेंड कॉनली और बच्चों की तरह ही एक कॉलेज स्टूडेंट था। यही वो समय था जब वो अपनी लाइफ, अपने सब्जेक्ट्स और अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। उसके कंजर्वेटिव पेरेंट्स उसका इस तरह के होने को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और कॉनली को एक कन्वर्जन थेरेपी के लिए भेजा गया। ये कन्वर्जन थेरेपी इतनी खतरनाक थी कि कॉनली सुसाइड करने की हालत में पहुंच गया। कॉनली ने अपने इसी एक्सपीरियंस को 2016 में पब्लिश हुए एक मेमोयर में लिखा है जिसका नाम था बॉय इरेज्ड। बाद में 2018 में इसी नाम से एक मूवी बनी और इस मूवी को रिकमेंड किया है मेरे एक व्यूअर ने, जिन्होंने मुझे पहले भी कई मूवीज के लिए रिकमेंड किया था। तो मूवी की ओर बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में जो बेल आइकॉन है उसे दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलते हैं मूवी की ओर। जेरेड इमोन्स आर्कांसस में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। उसके पापा मार्शल इमोन्स एक कार डीलर थे और साथ ही बाप्टिस्ट प्रीचर भी थे। उसकी मम्मी नैन्सी एक सेल्फ स्टाइलिश हेयर ड्रेसर थी। मार्शल और नैन्सी दोनों ही बहुत ज्यादा धर्म को मानने वालों में से थे और कंजर्वेटिव थे। उनके सामने अभी अभी खुलासा हुआ था कि जेरेड लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होता है। जेरेड के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि जेरेड को सुधारने के लिए द लव इन एक्शन गे कन्वर्जन थेरेपी असेसमेंट प्रोग्राम, जो कि मेम्फिस टेनेसी में हो रहा है, उसे ज्वाइन करवा दें। नैन्सी जेरेड को छोड़ने के लिए वहां जाती है। रास्ते में जेरेड अपना हाथ कार से बाहर निकालकर एंजॉय करना चाहता है, लेकिन नैन्सी उसे चुपचाप बैठे रहने के लिए कहती है। कन्वर्जन थेरेपी सेंटर में रिसेप्शनिस्ट नैन्सी को बताता है कि वो इससे आगे नहीं जा सकती। विजिटर्स को आगे जाना अलाउड नहीं है, लेकिन वो चाहे तो जेरेड को ठीक 5 बजे पिक करने आ सकती है। वो नैन्सी को ये भी बताता है कि अंदर सेलफोन भी अलाउड नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी हुई तो वही लोग नैन्सी को कांटेक्ट कर लेंगे। अंदर जाकर जेरेड से डेस्क बॉय माइकल उसका मोबाइल, पर्स और डायरी सभी सामान जमा कर लेता है। वो जेरेड को ये भी बताता है कि उसकी फोन गैलरी और कॉन्टेक्ट्स चेक किए जाएंगे। साथ ही किसी को भी रैंडम कॉल करके उससे बात की जा सकती है। जेरेड के पास उसकी लिखी हुई एक स्टोरी बुकलेट भी थी, वो भी उससे ले ली जाती है और उसे बताया जाता है कि इस सेंटर में किसी भी तरह की ड्रग्स, अल्कोहल और सिगरेट की मनाही है। यहाँ की बातें बाहर करना मना है। रेस्ट रूम में मेंबर्स के ऊपर स्टाफ की पूरी नजर रहा करेगी। जेरेड को वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन की एक बुकलेट दे दी जाती है जिसे उसे फॉलो करना है। उसे ये भी बताया जाता है कि यहाँ मौजूद कोई भी मेंबर एक छोटे से हैंडशेक के अलावा किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट नहीं करेगा। रिसेप्शनिस्ट जेरेड को अंदर चल रहे सेशन में छोड़कर चला जाता है। जेरेड एक और जाकर बैठ जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात कैमेरॉन से होती है। सेशन स्टार्ट होता है। चीफ थेरेपिस्ट विक्टर साइकिस सभी को संबोधित करके कहते हैं कि जितने भी रीडिंग मटेरियल्स होते हैं, फिल्म, टेलीविजन प्रोग्राम्स होते हैं, ये सब हमारी सीमाओं से परे होते हैं और आज वो यहाँ होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करेंगे। वो कहते हैं कि हम सब खराब नहीं है, भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं और यही सच है। वह वहाँ मौजूद सभी लोगों को डॉलर दिखाते हैं और बताते हैं कि ये डॉलर कुछ वैल्यू रखता है। फिर उस डॉलर के नोट को फाड़ देते हैं। अब सबको कहते हैं कि अगर आप इस नोट को टेपिंग करके चलाना चाहें तो चला सकते हैं, इसकी मार्केट में फिर भी कुछ वैल्यू रहेगी। वैसे ही आप सब लोग अंदर से टूटे हुए हैं और बिखरे हुए हैं और यहाँ पर आप लोगों को जोड़ा जाता है। भगवान सभी से एक समान प्यार करते हैं और सभी को सुधरने का मौका देते हैं। वह सभी को बताते हैं कि यह 12 दिन का सेशन है। इसमें सबकी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि वह अपने आप को भगवान से जोड़ ले और यह भी समझ ले कि उन्होंने हमें क्यों बनाया है, इससे पहले कि हम और बिगड़ जाएं। यहाँ रहना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, लेकिन अगर उनके बताए रास्ते पर चलेंगे तो यह सफर सभी के लिए आसान हो जाएगा। वह सभी को कहते हैं कि अगर सब उनकी बात से सहमत हैं तो उनके साथ आमीन बोलें। जेरेड उनके इस लेक्चर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होता है। वह हॉल में अपने पीछे बैठी हुई एक लड़की को भी बहुत ध्यान से देखता है। इसके बाद के सेशन में विक्टर सभी से होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करने लगते हैं। वह कहते हैं कि भगवान ने सबको एक जैसा ही पैदा किया है, यह आपकी चॉइस होती है कि आप क्या बनना चाहते हैं। वह कैमेरॉन से पूछते हैं कि क्या वह फुटबॉलर पैदा हुआ था। कैमेरॉन के ना कहने पर वह बताते हैं कि फुटबॉलर बनना उसकी अपनी चॉइस थी।
यानी कि ये कैमेरॉन का बिहेवियर था। अगर कैमेरॉन अब किसी भी समय फुटबॉल खेलना बंद कर देगा तो वह फुटबॉल प्लेयर नहीं रहेगा। और आप सभी को यह जानना जरूरी है कि बिहेवियर कहाँ से आता है, जिससे कि हम उसकी जड़ को ही काट दें। ज्यादातर बिहेवियर आपको अपनी फैमिली से मिलता है। वह सभी को ये काम देते हैं कि वो सभी अपना एक फैमिली ट्री बनाएं और सभी फैमिली मेंबर्स के आगे उनका बिहेवियरल सिन लिख दें। तब उन्हें सबसे पता चलेगा कि सभी के अंदर वह जीन्स कहाँ से आई है। माइकल आकर सभी को फैमिली ट्री भरना सिखाता है। सभी अपना अपना चार्ट भरने लग जाते हैं। जेरेड बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। मिस्टर विक्टर जेरेड के पास आते हैं। जेरेड ने अपने अंकल क्रिस के आगे ए लिखा हुआ है, जो कि अल्कोहल का साइन है, लेकिन वो इस बारे में श्योर नहीं है, इसलिए उसके आगे वो क्रॉस लगा देता है। मिस्टर विक्टर जेरेड के पास आते हैं और उसके चार्ट को देखते हैं। वो उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि तुम एक प्रीचर के बेटे हो। जेरेड चार्ट भरते हुए अपने पापा के बारे में सोचने लग जाता है। उसके अपने पापा से रिलेशन बहुत अच्छे थे। वह अपनी गर्लफ्रेंड को भी याद करता है। एक बार कॉलेज फंक्शन के बाद जेरेड और उसकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन जेरेड इस किस के बाद अनकंफर्टेबल हो जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड के पूछने पर वो इस बारे में उसे कोई जवाब नहीं दे पाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। 5 बजे सभी की छुट्टी हो जाती है। जेरेड अपना सामान लेने माइकल के पास आता है। वह देखता है कि उसकी लिखी हुई स्टोरी बुक के पेजेस फटे हुए हैं। जेरेड के पूछने पर माइकल उसे बताता है कि उसकी स्टोरी बुक को मिस्टर विक्टर ने पढ़ा था और उन्होंने इसे ऐसा कर दिया है। जेरेड माइकल को कुछ नहीं कहता और बाहर आ जाता है। बाहर जेरेड की मुलाकात जॉन से होती है। जॉन के सभी को सैल्यूट करने के कारण जेरेड उसे एक सोल्जर समझ रहा था, लेकिन जॉन उसे समझाता है कि वह 23 दिनों से नो कांटेक्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वह किसी से हाथ भी नहीं मिला रहा था। जेरेड उससे पूछता है कि वह कितने दिन से यहाँ है। तब जॉन उसे बताता है कि यहाँ आना तो अपने ऊपर है, लेकिन यहाँ से जाना मिस्टर विक्टर तय करते हैं। यहाँ पीछे कुछ हाउसेस भी बने हुए हैं। अगर किसी को लंबे समय तक ठहरना है तो वह यहाँ ठहर सकता है। रात को डिनर के टाइम नैन्सी जेरेड से उसे उस दिन के बारे में पूछती है। जेरेड उसे बताता है कि उसे बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। वो नैन्सी से फैमिली ट्री को भरने में मदद मांगता है। नैन्सी उसकी दी हुई लिस्ट को पढ़कर सोचती है और उसे कहती है कि वह ये सब क्यों पूछ रहा है, हमारी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है। होटल की लॉबी में जेरेड को वही लड़की सारा फिर से दिखाई देती है। रात को नैन्सी उसके होमवर्क के बारे में उससे बात करती है और उसे उसके एक अंकल विंसेंट के बारे में बताती है, जिसे जेरेड कभी नहीं मिला था। नैन्सी उसे बताती है कि उसके अंकल विंसेंट थोड़े थोड़े फेमिनाइन लगते थे। उसे उनके होमोसेक्सुअल होने पर डाउट था। अगले दिन के सेशन में उन्हें एक ट्रेनर आकर बॉडी पोस्चर को सुधारना सिखाता है। उसके अनुसार मैस्कुलाइन पोज में खड़े होने से एक पर्सन की क्वालिटीज उभर कर सामने आती है। वो उन सभी को कई स्पोर्ट्स भी खिलवाता है। होटल रूम में जेरेड ब्रश करते हुए ट्रेनर के बताए हुए पोस्चर में खड़े होने की प्रैक्टिस करता है। नैन्सी उसे इस तरह देखकर खुश होती है। नेक्स्ट डे के सेशन में मिस्टर विक्टर सभी को इस दुनिया में मौजूद सिंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताते हैं। मिस्टर विक्टर सभी से अपनी मॉरल इन्वेंट्री को डिस्कवर करने के लिए कहते हैं, जिसमें सभी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। सारा सभी के सामने अपने एक्सपीरियंस को आकर शेयर करती है कि जब वो पहली बार किसी लड़की के संपर्क में आई थी तो उसके साथ क्या क्या हुआ था। वह बहुत घबराई हुई है और उसकी स्पीच रिकॉर्ड हो रही है। स्पीच के बाद वो एक तरफ जाकर बैठ जाती है। जेरेड उसके लिए पानी लेकर जाता है, लेकिन सारा उसे पीने से मना कर देती है। तभी वहाँ बाहर कुछ शोरगुल सुनाई देता है। बाहर एक बच्चे के पेरेंट्स आए हुए हैं और मिस्टर विक्टर से चिल्लाकर बोल रहे हैं कि तुम यहाँ बच्चों को ह्यूमिलेट कर रहे हो, और अपने बच्चे को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। मिस्टर विक्टर अंदर आकर सभी को बहुत जोरों से चिल्लाते हैं और उन्हें कहते हैं यहाँ की किसी भी थेरेपी को बाहर जाकर डिस्कस नहीं किया जाएगा। जेरेड होटल रूम में अपनी मॉरल इन्वेंट्री के बारे में सोच रहा है। जेरेड को हेनरी याद आता है, जो कि उसके साथ कॉलेज में पढ़ा करता था। हेनरी उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। एक रात हेनरी और जेरेड के हॉस्टल रूम में टीवी देख रहे थे। तब हेनरी को पता चला कि जेरेड का रूममेट
गोल्फ ट्रिप पर बाहर गया हुआ है और वो उस रात वहीं सो जाता है। रात में हेनरी जेरेड का रेप कर देता है। वो इसके बाद जेरेड से माफी भी मांगता है, लेकिन जेरेड उस घटना से बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है। वो हेनरी के वहां से जाने के बाद बहुत रोता है। जेरेड हेनरी से दूर ही रहने लग जाता है। क्रिसमस हॉलीडेज में जेरेड अपने घर आता है। तब एक दिन हेनरी का नैन्सी को कॉल आता है। वो कॉलेज काउंसलर बनकर फोन कर रहा था। वो नैन्सी को जेरेड के कॉलेज में बिहेवियर चेंज होने के बारे में बताता है। नैन्सी के पूछने पर जेरेड समझ नहीं पाता कि नैन्सी के पास किसने कॉल किया था, क्योंकि उसने अपना नाम नहीं बताया था। जेरेड समझ जाता है कि ये कॉल हेनरी ने किया था। वो इस बारे में अपने पेरेंट्स से बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अभी इस घटना के बाद से नॉर्मल नहीं हो पाया था और उसे पता था कि उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव हैं। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके अंदर हेनरी के लिए गुस्सा भरा हुआ है। मार्शल जेरेड को शांत रहने के लिए बोलता है और उसे पूरी बात बताने के लिए कहता है। वो जेरेड से पूछता है कि जैसा कि उन्हें कॉल आया है, क्या जेरेड होमोसेक्सुअल है। जेरेड मार्शल को हेनरी के बारे में बता देता है कि वो उसके साथ पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है और अपने साथ हुए रेप के बारे में भी मार्शल को बता देता है। मार्शल ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। अगले दिन वो जेरेड को बताता है कि उसने क्लोए और उसके पेरेंट्स को लंच पर बुलाया है। मार्शल नहीं जानता था कि जेरेड का क्लोए से ब्रेकअप हो चुका है। जेरेड उस वक्त एक वीडियो गेम खेल रहा है। मार्शल उस गेम को देखकर जेरेड से कहता है कि इस तरह के गेम्स खेलना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो जेरेड को कहता है कि भगवान ने मैन और वुमेन का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत बनाया है और वो एक लाइफ को शुरू करने का कारण बनता है। किसी को भी उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। कुछ देर के बाद जेरेड मार्शल के पास उस वीडियो गेम को लेकर आता है और उसे दे देता है। वो कहता है कि अगर आप नहीं चाहते तो मैं इस गेम को दोबारा नहीं खेलूंगा। वो मार्शल को ये भी बता देता है कि उसका और क्लोए का ब्रेकअप हो चुका है। वो मार्शल को अपने लड़कों के प्रति अट्रैक्शन को भी बता देता है। इसे सुनकर मार्शल जेरेड को कुछ नहीं बोल पाता। वो अपने दोस्त पेस्चर विकल्स और जिम पिकार्ड को इस बारे में बात करने के लिए घर बुलाता है। जेरेड उन्हें वहां आया हुआ देखकर नैन्सी से उनके बारे में पूछता है। नैन्सी जेरेड को बताती है कि वो लोग मार्शल की हेल्प के लिए आए हैं, क्योंकि जिम का बेटा भी इसी सिचुएशन से गुजर चुका है। मार्शल जेरेड को बुलाता है और उसके सामने दो ऑप्शन रख देता है। अगर जेरेड इसी तरह रहना चाहता है तो वो घर छोड़कर जा सकता है, और अगर जेरेड खुद को सुधारना चाहता है तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है और जेरेड को कन्वर्जन थेरेपी सेंटर जाना होगा। मार्शल जेरेड का टेस्टोस्टेरोन लेवल देखने के लिए उसका ब्लड टेस्ट भी करवाता है। डॉक्टर एक काउंसलर भी है। वो जेरेड को नॉर्मल फील करवाने के लिए उसे कहती है कि उसकी जेरेड के पापा से बहुत बात हुई है और वो दूसरे टीनेजर बच्चों की तरह बिल्कुल नॉर्मल है। ये सभी चीजें किसी तरह की दवाइयों से ठीक नहीं होती है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कैसे जीना पसंद करते हो। वो आगे कहती है कि क्योंकि जेरेड के पेरेंट्स बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं, इसीलिए वो जेरेड की फीलिंग्स नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए उसका थेरेपी प्रोग्राम में जाना ही ठीक रहेगा। जेरेड थेरेपी सेंटर जाता है। वहाँ मिस्टर विक्टर उससे उसकी लिखी हुई स्टोरी के बारे में पूछताछ करते हैं। जेरेड ने एक लव स्टोरी लिखी थी जो कि उसका कॉलेज असाइनमेंट था। उनका कहना है कि इस स्टोरी को लिखते वक्त जेरेड अपने मन में जरूर दो लड़कों के बारे में सोच रहा होगा। जेरेड के इसके लिए मना करने पर भी वो उसे कहते हैं कि उनके उसके पेरेंट्स से इस बारे में बात हो चुकी है और उन्हें ये भी पता चला है कि वह कॉलेज में किस तरह की किताबें पढ़ा करता था, और अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वह अपना कॉलेज छोड़कर 1 साल उनके साथ इस सेंटर में रहेगा और यही उसके लिए सही होगा, और उसके पेरेंट्स भी इस डिसीजन में उसके साथ हैं। जेरेड ये सुनकर चौंक जाता है। उसे ये अच्छा नहीं लगता। मिस्टर विक्टर जेरेड को ये भी कहते हैं कि शायद उसने अपने पेरेंट्स को पूरी बातें नहीं बताई है। वो इन सब बातों को उनसे शेयर कर सकता है। सेशन में गैरी अपनी मॉरल इन्वेंट्री के बारे में स्पीच दे रहा है। वो अपने किए गए सिंस को मानता है और गॉड से आगे का रास्ता दिखाने की प्रार्थना करता है। गैरी की दी हुई स्पीच को सुनकर मिस्टर विक्टर बहुत खुश होते हैं। शाम को घर लौटते हुए जेरेड खिड़की से हाथ बाहर निकालता है। नैन्सी फिर से उसे ऐसा करने से मना करती है। जेरेड उसे बोलता है कि आप हमेशा मुझे ऐसा करने के लिए मना करते हो। क्या कभी किसी का एक्सीडेंट इस तरह से हुआ है?
नैन्सी उसे बोलती है कि बच्चों को ऐसे ही समझाया जाता है। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, इसीलिए वो कभी कभी बच्चों से झूठ बोल देते हैं। जेरेड नैन्सी से पूछता है कि तो इसीलिए आप लोग झूठ बोलकर अपने और अपने बच्चों के रिश्ते को खराब कर लेते हैं? क्या आपको नहीं पता था कि मुझे यहाँ लंबे समय तक रहना होगा? जेरेड के मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो नैन्सी से भी इसे शेयर नहीं कर पाता। नैन्सी को कुछ कुछ डाउट होने लग जाता है। रात को डिनर के बाद जेरेड दौड़ने के लिए बाहर जाता है, तब वो एक जगह एक लड़के के पोस्टर को देखकर रुकता है। वह फिर से अपनी डुअल मानसिकता के कारण परेशान हो जाता है और एक पत्थर उठाकर उस पोस्टर के ऊपर जोरों से फेंकता है। जब वो लौटकर होटल आता है, तब वो देखता है कि नैन्सी उसके सेंटर की बुकलेट को पढ़ रही है। नैन्सी जेरेड से कहती है कि वो जानना चाहती थी कि सेंटर के अंदर क्या चल रहा है और उसे क्या पढ़ाया जा रहा है। जेरेड नैन्सी को बताता है कि वहाँ सेंटर के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। वह समझ नहीं पाता कि वह वहाँ रहकर ठीक कैसे हो जाएगा। नैन्सी रात में उस बुकलेट को अच्छे से पढ़ती है। इस बुकलेट को पढ़कर वह सोच में पड़ जाती है। इधर जेरेड मॉरल इन्वेंट्री में लिखे गए हेनरी के नाम को काट देता है और उसकी जगह वह जेवियर का नाम लिखता है। उसे याद आता है कि वह जेवियर से पहली बार अपने कॉलेज के आर्ट स्टूडियो में मिला था। दोनों उसी वक्त एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हुए थे। जेवियर जेरेड के साथ रहना चाहता था। वह जेरेड को कहता भी है कि भगवान हमारे अंदर ही छुपे हुए हैं। अच्छा या बुरा जो भी होता है वह हम खुद ही चूज करते हैं। हम जिसके साथ रहना चाहते हैं उसे भी हम खुद ही चुनते हैं। जेरेड लेकिन अपने मम्मी पापा के कारण उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। थेरेपी सेशन में कैमरॉन अपनी मॉरल इन्वेंट्री के बारे में बता रहा है। वह बहुत धीरे बोल रहा है और बोलते समय बहुत ज्यादा हिचकिचा रहा है। मिस्टर विक्टर उससे जोर से अपने किए गए सिंस को बोलने के लिए कहते हैं। जेरेड कैमरॉन की दुविधा को समझ गया है। वह उसकी जगह स्पीच देना चाहता है, लेकिन मिस्टर विक्टर कैमरॉन को ही कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं। वो कैमरॉन को कहते हैं कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपने आप को बदलना चाहता है। कैमरॉन अपने आप को अगर नहीं बदलेगा तो भगवान उससे प्यार नहीं करेंगे। वह कैमरॉन को वहीं छोड़कर बाकी सभी लोगों को एक छोटा सा ब्रेक दे देते हैं। जेरेड कैमरॉन की मदद करना चाहता है, लेकिन वहाँ के रूल्स के अनुसार कोई भी किसी को छू नहीं सकता और बात नहीं कर सकता, इसीलिए वह इसकी कोई मदद नहीं कर पाता। जॉन जेरेड को आकर बोलता है कि वह क्लासरूम में उसकी तरफ देखना बंद करे, क्योंकि जॉन जब भी क्लास में आता है जेरेड उसकी तरफ मुड़कर जरूर देखता है। जॉन उसे कहता है कि वह कोशिश कर रहा है कि वह फेक ही सही इन लोगों को यह दिखा दे कि वह सुधर गया है, और जेरेड ऐसा करके उसके मकसद को पूरा नहीं होने देगा। इन दोनों को बातें करते हुए माइकल देख रहा है। जेरेड माइकल को देखता हुआ देखकर वहां से चुपचाप उठकर चला जाता है। जेरेड वॉशरूम जाता है। उसे वॉशरूम की खिड़की से मिस्टर विक्टर स्मोकिंग करते हुए दिखाई देते हैं। वह उन्हें ये करते हुए देखकर चौंक जाता है, क्योंकि स्मोकिंग करना भी भगवान की नजर में एक पाप है। तभी एक स्टाफ मेंबर बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आता है और जेरेड को चिल्लाता है। रूल्स के अनुसार जेरेड बिना किसी स्टाफ मेंबर को लिए वॉशरूम नहीं आ सकता। वह स्टाफ मेंबर जेरेड के ऊपर कुछ गंदे कमेंट्स भी पास करता है। जेरेड इन सबसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। जेरेड बाहर आता है तो उसकी गैरी से मुलाकात होती है। गैरी उसे समझाता है कि ऐसा गुस्सा करने से कुछ नहीं हो सकता। अब तुम धीरे धीरे यहाँ की सच्चाई समझने लगे हो, तो तुम बस यहाँ अपना रोल प्ले करो। उसका मतलब है कि जैसा ये लोग चाहते हैं जेरेड वैसा ही अपने आप को दिखाने की कोशिश करे। वह आगे कहता है कि एक बार वहाँ से वह निकल जाएगा तो अपने घर जाकर ठंडे दिमाग से सोच सकता है कि उसे जीवन में आगे क्या करना है। गैरी जेरेड को आगे कहता है कि उसे नहीं लगता कि जेरेड भी सारा की तरह सेंटर के मकानों में रहते हुए आगे के आने वाले कुछ साल बिताना चाहेगा। इसीलिए वह जेरेड को ये सलाह देता है कि यहाँ जैसा ये लोग चाहते हैं वैसे ही दिखने का दिखावा करो और अपना रोल बखूबी निभाओ। गैरी ये सब बातें जेरेड से दूर खड़े होकर धीरे धीरे कह रहा है, जिससे कि कोई भी इन दोनों के बीच की हुई बातें न सुन पाए।
जेरेड अपने पापा से फोन पर बात करता है कि वह वापस आना चाहता है, लेकिन उसके पापा उसे कहते हैं कि उनकी मिस्टर विक्टर से बात हुई है और अभी जेरेड वापस आने के काबिल नहीं हुआ है, उसे वहां और रहना होगा। जेरेड अपने पापा को अपनी सिचुएशन बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे स्ट्रिक्टली वहीं रहने के लिए कहते हैं। जेरेड उनसे बात करने के बाद निराश हो जाता है। सुबह जब वह वॉक पर जाता है तब नैन्सी उसके कमरे में उसका फेंका हुआ पेपर उठाकर पढ़ती है, जिसमें उसने मॉरल इन्वेंट्री के बारे में लिखना शुरू किया था, लेकिन कुछ लिख नहीं पाया था। नैन्सी कुछ कुछ जेरेड को समझने लगी है। जेरेड जब कन्वर्जन सेंटर जाता है तो वहाँ उसे कुछ रिचुअल्स होने की तैयारियां होती हुई दिखाई देती हैं। वह एक दो लोगों से इसके बारे में पूछता है, लेकिन वो लोग उसे शांत रहने और एक जगह बैठने के लिए बोलते हैं। वहाँ पर कैमरॉन के अंदर के शैतान को भगाने के लिए डेथ रिचुअल्स हो रहे हैं। सबसे पहले उसे उसके परिवार वालों द्वारा बाइबल से मारा जाता है, जिससे उसके अंदर से शैतान भाग जाए, और फिर उसे अंदर ले जाकर एक भरे हुए बाथटब में लिटाया जाता है। जेरेड को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। वह सारा को भी पीछे बने हुए रूम से आते हुए देखता है। वो भी उसे सहमी हुई दिखाई देती है। कैमेरॉन अपने उन सभी डेथ रिचुअल्स के बाद काफी लो फील करता है। इन सभी इवेंट्स को होता हुआ देखकर जेरेड और भी ज्यादा डर जाता है। उसे जेवियर के साथ हुआ अपना एक कन्वर्सेशन याद आता है, जिसमें उसने कहा था कि वो जेरेड को प्रोटेक्ट करता रहेगा। वो उसे ये भी प्रूव करके दिखाएगा कि जेरेड को भगवान से कभी भी कोई भी सजा नहीं मिलेगी। मिस्टर विक्टर के पूछे जाने पर कैमरॉन उन्हें बताता है कि उसे अब पहले से बेहतर फील हो रहा है। उसे भगवान अपने अंदर महसूस हो रहे हैं। मिस्टर विक्टर उसकी इस बात से खुश हो जाते हैं। अब मॉरल इन्वेंट्री की बारी जेरेड की है। जेरेड बोलना शुरू करता है कि उसके दिमाग में स्कूल और कॉलेज टाइम में बॉयज का ख्याल आता रहता था। वो अपने और जेवियर के रिलेशन के बारे में बताना शुरू करता है। तब मिस्टर विक्टर उसे टोकते हैं और उसे कहते हैं कि तुम झूठ मत बोलो, तुम इसके अलावा क्या हुआ उसके बारे में सबको बताओ। जेरेड उन्हें कहता है कि वो सच कह रहा है। जेवियर और वो एक दूसरे को पसंद करते थे, बस इसके अलावा उन दोनों ने कोई भी गलत काम कभी भी नहीं किया था। मिस्टर विक्टर उसे हेनरी के बारे में सब कुछ बोलने के लिए कहते हैं, जिसके बारे में वो कहते हैं कि उन्हें उसके पापा ने बताया था। जेरेड बोलता है कि हेनरी के साथ जो कुछ भी हुआ वह उसका पाप नहीं था। मिस्टर विक्टर जेरेड से कहते हैं कि तुम यहाँ मौजूद सभी लोगों का और उनका समय बर्बाद कर रहे हो। तुम यहाँ ईमानदारी से अपनी सभी बातें नहीं बता रहे हो, जैसा कि सब लोगों ने अपने बारे में बताया। वो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वह जेरेड को माफ कर दे। वो आगे कहते हैं कि जेरेड खुलकर अपने बारे में सबको बताओ, और अगर तुम नहीं बता पा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा हुआ है। मिस्टर विक्टर जेरेड को बैठने के लिए बोलते हैं और उसे कहते हैं कि वह इमेजिन करे कि वो अपने पापा के सामने बैठा हुआ हेनरी के साथ हुआ अपना पूरा हादसा उन्हें सुना रहा है और बहुत गुस्से में है, और उन्हें पता है कि उस हादसे से वह बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। उसके अंदर उस हादसे के लिए नफरत भरी हुई है। जेरेड उन्हें बताता है कि मैं अभी गुस्से में नहीं हूँ और मुझे गुस्सा क्यों होना चाहिए। मुझे किसी को ब्लेम करने के लिए या नफरत करने के लिए किसी दूसरे को क्यों ढूंढना चाहिए। मिस्टर विक्टर उसे कहते हैं कि अगर तुम गुस्से में नहीं हो, अगर तुम किसी से नफरत नहीं करते हो, तो तुम्हारा ये गुस्सा कहाँ से आ रहा है। जेरेड उन्हें कहता है उनकी बातें उसे गुस्सा दिला रही है। मिस्टर विक्टर जेरेड को कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस गुस्से को यूज करो और अपने अंदर की बातें बोलो। तुम इन सब बातों के लिए अपने पापा से भी नफरत करते हो और इन सब बातों को अपने अंदर से निकालो। इन बातों को सबके सामने लाओ और बोलो। जेरेड को गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से उठकर बाहर निकल जाता है। वह सीधा ऑफिस जाता है और माइकल को एक और हटाकर अपना सारा सामान निकाल लेता है। उसमें से फोन निकालता है और अपनी मम्मी को वह जल्दी से आने के लिए बोलता है। वो मिस्टर विक्टर को ये भी बोलता है कि यहाँ कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि उसने रूल बुक में इसके बारे में पढ़ चुका है। मिस्टर विक्टर उसे शांत करवाते हैं और उसे कहते हैं कि वह धीरज रखे, भगवान उसकी मदद करेगा। नैन्सी वहाँ आती है और मिस्टर विक्टर से दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन मिस्टर विक्टर दरवाजा नहीं खोलते। वह कहते हैं कि जेरेड के पापा से उनकी बात हो चुकी है। जेरेड अपना सेशन पूरा होने तक वहीं रहेगा। कैमेरॉन भी जेरेड की बाहर निकलने में मदद करता है। नैन्सी पुलिस को बुलाने की धमकी देती है और दरवाजा खुलवा के जेरेड को अपने पास बुला लेती है। वह मिस्टर विक्टर को धमकी देती है और उनसे पूछती है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है जो आप इतना बड़ा सेंटर चला रहे हो।
मिस्टर विक्टर उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाते। नैन्सी बहुत ज्यादा गुस्से में है। वह जेरेड को लेकर वहां से चली जाती है। होटल में नैन्सी जेरेड को बताती है कि उसके पापा से बात हुई है और उसके पापा चाहते हैं कि जेरेड सेंटर वापस चला जाए। जेरेड ये सुनकर उदास हो जाता है, लेकिन नैन्सी आगे कहती है कि जब उसके पापा ने डिसाइड किया था कि जेरेड को सेंटर जाना चाहिए, तब उसने चुपचाप उनकी बात मान ली थी, क्योंकि उसे लगा था कि शायद ऐसा करना जेरेड के लिए अच्छा होगा। लेकिन यहाँ आकर उसे महसूस हुआ कि उसके साथ सब कुछ गलत हो रहा है और वह आगे ऐसा नहीं करने देना चाहती, इसलिए अब वह उसे सेंटर नहीं जाने देगी। और अब वह दोनों घर वापस जा रहे हैं। वह कहती है कि वह जेरेड के पापा से इस बारे में बात करेगी और आगे सब अच्छा ही होगा। चर्च में जेरेड के पापा सबको उपदेश दे रहे हैं कि सभी को गॉड के रास्ते पर चलना चाहिए। सभी लोग अपने जिन सवालों के जवाब चाहते हैं वो उन्हें एक ही जगह मिल सकते हैं, वह है बाइबल। जेरेड उनकी इस बात को सुनता है। उसे नैन्सी से पता चलता है कि कैमेरॉन ने लास्ट नाइट सुसाइड कर लिया था। जेरेड को देखकर ऐसा लगता है कि उसे इसका अंदेशा पहले से ही था कि वहाँ ऐसा कुछ हो सकता है। जेरेड अपने पापा से कोई बात नहीं करता और वो घर छोड़ देता है। इस पूरे इवेंट के 4 साल बीत जाते हैं। जेरेड नैन्सी से बात करता है और उससे मिलने वहाँ पहुँच जाता है। मार्शल घर में नहीं है। जेरेड के पूछे जाने पर नैन्सी उसे बताती है कि वो चर्च गया हुआ है। नैन्सी ने चर्च जाना बहुत कम कर दिया है। वो अब कभी कभी मार्शल को सपोर्ट करने ही वहाँ जाया करती थी। जेरेड के इसका कारण पूछने पर वो बताती है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर वो इस तरह सोचे कि वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती है तो ये बहुत सिंपल है। जेरेड ने टाइम्स ऑफ इंडिया में द लव इन एक्शन गे कन्वर्जन थेरेपी असेसमेंट प्रोग्राम के बारे में एक आर्टिकल लिखा था और पब्लिशर चाहते थे कि वो अपने पूरे एक्सपीरियंस के ऊपर एक बुक लिखे। उसने उस आर्टिकल को अपनी मम्मी को पढ़ने के लिए भेजा था। मार्शल घर आता है। वो जेरेड को बाहर बैठे हुए देखकर रुक जाता है। जेरेड उससे पूछता है कि क्या मार्शल ने जेरेड का लिखा हुआ आर्टिकल पढ़ा था। जेरेड मार्शल से पूछता है कि क्यों उसने कभी भी उस प्रोग्राम के बारे में और वहाँ के स्टाफ के बारे में जानने की कोई कोशिश नहीं की। मार्शल जेरेड को कहता है कि वो बहुत ही कंजर्वेटिव सोच के साथ पैदा हुआ है। जो भी उसे धर्म के नाम से करने को कहा जाता रहा वो उसे करता चला गया। नैन्सी जेरेड का लिखा गया आर्टिकल मार्शल को पढ़ने के लिए देती है। मार्शल उसे पढ़ता है। मार्शल जेरेड की फीलिंग्स को समझ जाता है। वो उसे अपना एक खास पेन गिफ्ट करता है और जेरेड से पूछता है कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। जेरेड उसे कहता है कि आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप मेरी परवाह करते हो। हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल होने में कुछ समय लग जाएगा। आपने कॉलेज में हुए उस इंसिडेंट के बाद कभी मुझसे नहीं पूछा कि तुम कैसे हो। आपने कई तरीकों से मुझे हर्ट किया है। आपने कभी मुझसे नहीं पूछा कि तुम्हें क्या चीज इफेक्ट कर रही है। आप हमेशा अपने आप को ही देखते रहे और इसी बारे में सोचते रहे। आपने और भी कई चीजों के बारे में मुझसे कभी डिस्कस नहीं किया और आपने एक बार भी मेरी इच्छा के बारे में मुझसे नहीं पूछा। मार्शल जेरेड से कहता है कि सबके अपने अपने रास्ते होते हैं जिन पर वो जिंदगी भर चलते हैं और मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी जिंदगी की कामना की थी। मैंने भी ये सोचा था कि तुम्हारी एक अच्छी लाइफ होगी, तुम्हारी फैमिली होगी, और जब मुझे लगा कि ये सब नहीं होगा तो मैं भी हर्ट हुआ। कई तरह से हो सकता है कि मैंने भी तुम्हें हर्ट किया, लेकिन मेरे बिलीव्स और तुम्हारे बिलीव्स में अंतर था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम मेरे बेटे हो और मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। जेरेड इसके जवाब में कहता है कि ये सच है कि मैं आपका बेटा हूँ और मैं गे हूँ। ये दोनों ही बातें सच है और मैंने आपके लिए चेंज होने की कोशिश भी की पर मैं नहीं कर पाया। आप यह दिल से जानते हो और आप मुझे खोना भी नहीं चाहते। तो अब चेंज होने की बारी आपकी है और इसके लिए कोशिश आपको ही करनी होगी। मार्शल उससे बोलता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जेरेड जाते जाते मार्शल को क्रिसमस पर नैन्सी के साथ न्यूयॉर्क आने के लिए कहता है। गाड़ी से न्यूयॉर्क की ओर जाते जाते जेरेड अपना हाथ कार से बाहर निकालता है और अब वो आजाद है।